Go. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अवैस और आज हम बात करेंगे फ़्रांस में पिछले दिनों में जो गुस्ताखाना हाके शाया किए गए उस हवाले से बात करेंगे कि इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। पहली तो बात है कि फ़्रांस में जब ये गुस्ताखाना हाके शाया किए गए तो पूरी दुनिया में जो मुसलमान मुल्क थे उन्होंने इस पर एहतजाज किया और ख़ासकर तुर्क सदर ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए इस हवाले से फ़्रांस के सदर के ख़िलाफ़। यानी मुस्लिम दुनिया एक साइड पे हो गई और फ्रांस के जो चाहने वाले थे या जो फ्रांस के हक़ में बात करने वाले लोग थे वो दूसरी साइड पे हो गई। हुकूमत फ्रांस का इसके बारे में ये मौक़िफ़ था कि हम इस्लाम या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। उनका ये मौक़िफ़ था, उनकी गवर्नमेंट का जो स्टांस था वो ये कह रहे थे कि हम आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि क्या वो आज़ादी राय पर यकीन रखते थे या इसके पीछे कोई और वजूहात थी। पहली तो बात यह है कि अगर फ़्रांस की हुकूमत या फ़्रांस के लोग आज़ादी राय पर यकीन रखते थे तो जब तुर्क सदर ने फ़्रांस के सदर के ख़िलाफ़ थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए या सख्त कलमात अदा किए तो फ़्रांस की गवर्नमेंट ने तुर्की से अपने सफ़ीर को आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। अगर आप आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं तो यहाँ पर क्या आज़ादी राय का कानून लागू नहीं होता? यानी कि जो फ्रांस ने दावा किया था उसकी नफ़ी खुद ही अपने इक़दाम के साथ ही कर दी। दूसरा मामला ये है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के बड़े दाई हैं, इंसानी हकूक़ की बड़ी बात करते हैं। इंसानी हकूक़ की बात में ये चीज़ शामिल है कि दूसरे जो मजहबी लोग हैं या दूसरे तमाम दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनके जो पेशवा हैं या उनके लिए जो मुक़द्दस लोग हैं उनका एहतराम लाजम है। फ्रांस ने इस तरह के हाके शाया करके पूरी मुस्लिम दुनिया के लोगों की दिल आज़ारी की है और इस पर वहाँ की गवर्नमेंट को यानी मलामत होनी चाहिए थी या कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के जो सदर थे वो इस पर डटे रहे। अब हम इसका तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं कि इसका तारीख़ के साथ क्या लिंक है या तारीख़ के साथ इसकी क्या जुड़त है। कोल्ड वार का जब इख्तिताम हुआ तो सैमुअल पी हंटिंग ने एक थ्योरी पेश की थी। उसने ये कहा था, यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की उसने एक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि दुनिया में जो आने वाला दौर है यानी कोल्ड वार के बाद अगर दुनिया में कोई जंग होगी, कोई आलमी तनाज़ा खड़ा होगा तो वो तहजीबों की बुनियाद पर क्लैशेस होंगी, यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम क्लैशेस यूरोप या अमेरिका या आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के जो एडवांस कंट्री हैं उनसे शुरू हो रही है। हम इसकी मज़म्मत ही कर सकते हैं या इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त इक़दाम तो नहीं कर सकते, सख्त कलमात ही अदा कर सकते हैं। अब रही बात यह है कि क्या दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी है? किसी हद तक हम इस थ्योरी को इस मामले पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी हद तक ये थ्योरी सच भी साबित हो रही है और दुनिया जो नई क्लैशेस जो बन रही हैं वो किसी कल्चर की बुनियाद पर बन सकती हैं, किसी मज़हब की बुनियाद पर बन सकती हैं, किसी ज़बान की बुनियाद पर बन सकती हैं, यानी किसी ना किसी तरह का ताल्लुक़ क्लैश का जो होगा वो सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। और आखिरी बात कि मुस्लिम दुनिया को या हमें क्या करना चाहिए? हम जो सच्ची बात है हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनके दिए हुए प्लेटफॉर्म पर बैठकर उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। जो हमारे बस की जो हमें मुश्किल काम लगता है वो हम नहीं करना चाहते और ना कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत मौजूद नहीं कि हम फ्रांस की किसी एक प्रोडक्ट का भी बाइकाट कर सकें। हम चौकों में खड़े होकर नारे ज़रूर लगा सकते हैं, हम उनकी बर्बादी के लिए दुआ ज़रूर मांग सकते हैं, उनकी दी हुई खुशबू लगाकर हम दवाएं ज़रूर मांग सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि हम हुकूमत के लिए तो चले मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अवाम कम से कम एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए मुहज़्ज़ब तरीके पर आए। ये कह सकते हैं लोग कि हम चले फ्रांस की किसी एक प्रोडक्ट का बाइकाट एक महीने के लिए इसलिए करते हैं कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन लोगों ने गुस्ताही की है। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत मौजूद नहीं।